वैसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो अपन को ईएमएफ तक ही करना था। तुमने अगर प्लानिंग देखी हो फैब वाली तो उसमें ईएमएफ लिखा हुआ था लास्ट में, है ना। पर अपने पास समय है तो आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई ज्यादा खींचातानी नहीं करेंगे चीजों के साथ। ईएमआई चैप्टर जो है ना, उसमें एक बात का तो आराम है, फॉर्मूले बहुत कम है, बहुत ही कम। मतलब तुम कह सकते हो कि 2-3 फॉर्मूले हैं बस। और ईएमएफ के अंदर उल्टा था, वहां पर फॉर्मूले की संख्या बहुत सारी है। तो जो बच्चा फॉर्मूले याद रखने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसने प्रैक्टिस कर रखी हो सवालों की, उन फॉर्मूलों को यूज में लेते हुए, उसका तो बहुत बढ़िया चलता है ईएमएफ। ईएमआई के अंदर फॉर्मूले कम है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। और ये जो बेस्ड है, ये फेराडे के 2 लॉ हैं, फेराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ टाइप से ईएमआई चैप्टर के अंदर, उन्हीं लॉज पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है ये। जैसे ईएमएफ किस पे टिका हुआ था? बायो सावर्ट्स लॉ, मेनली उस पे टिका हुआ था, है ना। उसके अलावा ईएमएफ का जो दूसरा पार्ट था वो टिका हुआ था मूविंग चार्ज पर फोर्स, क्यू बी क्रॉस बी। इन दो चीजों से मिलकर ईएमएफ बना था चैप्टर। सेम ऐसे ही ईएमआई चैप्टर पूरा का पूरा फेराडे लॉ पर ही बेस्ड है। फेराडे ने क्या किया, क्या लॉ दिए, किससे रिलेटेड लॉ दिए, उसको समझने से पहले इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, हेडिंग लिखना, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। और सही बात तो ये कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए पढ़ाया भी नहीं जाता इसको अलग से, कभी नहीं पढ़ाते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, वहां सिर्फ फ्लक्स बोल देते थे ना, सिर्फ फ्लक्स। क्या होता था वहां, अगर स्टेटमेंट वाइज पूछे तो हम बोलते थे कि किसी लूप को जितनी लाइंस परपेंडिकुलरली कट करके जाएंगी उसको बोलते थे कि हाँ इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। वो फीलिंग भी जनरेट होती थी कि हाँ एक एरिया है जिसको लाइंस कट करके जा रही है, इसका मतलब फ्लक्स पास हो रहा है। और अगर वो लाइंस उस सरफेस के अलोंग होती थी तो हम बोलते थे कि यार फ्लक्स जीरो है। ये वाली फीलिंग भी जनरेट हो चुकी थी। अगर फॉर्मूले की बात करें वहां पर, तो किसी छोटे से एरिया से स्मॉल फ्लक्स डी फाई को डिफाइन किया गया था ई डी ए कॉस थीटा, याद है। और छोटे छोटे सरफेस से कोई बड़ी सरफेस बन गई, टोटल फ्लक्स निकालना तो इंटीग्रेट किया करते थे, है ना। इस तरह सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पर है, बिल्कुल सेम। कोई सरफेस है या कोई एरिया है, कोई लूप है, जो भी कहना चाहो, कोई पूछता है कि सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो उसका सिग्निफिकेंस तो ये होगा कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस उस सरफेस या लूप को परपेंडिकुलरली कट करके जा रही है। और फॉर्मूले वाइज बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ये लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल्स टू बी डी ए कॉस थीटा। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है हमारे लिए ना, न इसको कोई अलग से याद रखने की रिक्वायरमेंट होगी। सिंबल्स की मीनिंग हम समझते हैं ना, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ दैट लूप और सरफेस। और एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही हम लेके चल रहे होते हैं ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं उन बातों को। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, डी फाई या फाई जो भी तुम लिखना चाहो, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी यूनिट बताओगे? ये कॉपी मत कर लेना वहां से कि वहां होती तो यहां भी वही जाएगी। यहां से भी वेबर। देख सकते हैं यार, बहुत सिंपल वे में। एक तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या दूसरी वेबर, डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं वेबर को। जो भी तुमको लगे काम की बात है वो नोट करते चलना अपने हिसाब से। ईएमएफ में कहा था मैंने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिख ले, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। वहां लिख लेना ब्रैकेट में, फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि सर को नहीं आता है, याद रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, यार ये नहीं आता तुमको, लिख लेना फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सर हाँ जी। सर ये फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, मतलब मैग्नेटिक लाइंस यूनिट एरिया होता है? नहीं तो सॉरी सर, मतलब कि इसमें मतलब कहा, सर मतलब एनी गिवन लूप का एरिया हाँ फ्लक्स। हाँ, तो सर ये क्या सर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता? मतलब फ्रैक्शन मतलब जैसे सर हम मतलब सर नंबर ऑफ लाइंस बोला सर, लाइंस तो ये वाली बात मैंने वहां भी समझाई थी, इस बारे में वहां भी चर्चा हुई थी। एक बच्चा पूछ रहा है
कि जब हम ये बोल रहे हैं कि किसी लूप को पास करके जाने वाली लाइंस, क्या ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता क्या? जैसे 32.4 लाइंस। तो मैंने शायद वहां भी बोला था, फिर बोल देता हूं, हम फ्लक्स को नंबर ऑफ लाइन से सिर्फ रिलेट कर रहे हैं, इसका सही सिग्निफिकेंस, हम सिलेबस में बोल देते हैं ऐसा कि नंबर ऑफ लाइन जो कट करके जा रही है, एनसीईआरटी में भी लिखा होता है, सही मीनिंग इसका होता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन जो कट कर रही है, उसके प्रोपोर्शनल होता है वो। एक तरह से कंपैरिजन है, दो लूप है हमारे पास, एक से फ्लक्स कम है, एक से फ्लक्स ज्यादा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि यार इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है उसके कंपैरिजन, है ना? क्योंकि फॉर्मूले वाइज अगर देखें, डी फाई इक्वल्स टू बी डी ए कॉस थीटा, तो हम ऐसी वैल्यू सेट कर सकते हैं न्यूमेरिकली कि फ्रैक्शन में आ सकता है 32.4 आ जाए, 96.38 आ जाए, कुछ भी आ सकता है आने में, तो है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब एक आध छोटे मोटे एक दो सवाल कर लेते हैं जिसमें फ्लक्स कैलकुलेट करवाऊंगा तुमसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे एक बोर्ड के प्लेन में एक रिंग रखी हुई है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल आई, नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, और रेडियस है कैपिटल आर। इसी प्लेन में सेम सेंटर, जो इस रिंग का सेंटर था, एक छोटी रिंग और रखी हुई है। इस छोटी वाली रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है एन डैश, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का प्लेन सेम है, जैसा डायग्राम दिख रहा है तुमको। रिंग के नाम रख लेते हैं, बड़ी वाली रिंग का नाम ए, छोटी वाली रिंग का नाम बी, और ये गिवन है कि छोटी रिंग की रेडियस बहुत बहुत कम है बड़े वाले की रेडियस के कंपैरिजन। सवाल लिखना, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप कैपिटल बी, लूप बी, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप बी फॉर बॉम्बे। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या जिस लूप से फ्लक्स पूछा है, छोटा वाला लूप, इसके अंदर से आर पार मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं क्या? हाँ हो रही है, पुराने चैप्टर काम तो आया था ईएमएफ वाला। इसमें जब हम ऐसे करंट फ्लो करवाएंगे तो इस ए वाले लूप के कारण, इस ए के सेंटर पे आ रहा है वाला लूप, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे है बाहर की तरफ, यहाँ सब जगह ये होने में, तो इस तरह से बाहर की तरफ। तो इतना तो कंफर्म है कि हाँ इस छोटे वाले लूप के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस आर पार निकल के जा रही है, मतलब फ्लक्स तो पास हो रहा है। फ्लक्स लिखते हैं उसी फॉर्मूले से, बी ए कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से। जिस लूप से फ्लक्स लिखना है, इस लूप के अंदर अंदर से जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, वहां मैग्नेटिक फील्ड, तो बड़े वाले के कारण सेंटर पर तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता था म्यू नॉट कैपिटल आई बाय 2r इंटू एन, पर सिर्फ सेंटर पे होता था ये तो। जबकि छोटे लूप के अंदर से तो जितनी लाइंस पास हो रही है, क्या सब की सब सेंटर से पास होकर जा रही है क्या? नहीं, आसपास यहां से भी तो पास हो रही है। लेकिन इसको अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं लगभग, क्या सेंटर के आसपास वाले पॉइंट्स पर भी लगभग इतना मैग्नेटिक फील्ड मानते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड तो लिखा। बी ए कॉस थीटा का ए और बचा है, छोटे वाले लूप का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले लूप के नंबर ऑफ टर्न्स। थोड़ा अजीब लगेगा कुछ बच्चों को, ये लगेगा, मैं बताऊंगा क्यों लगता है अजीब, पर इसका कारण भी बताऊंगा चैप्टर में आगे चल के ना, अभी तो आदत डालेंगे कि लिखना है ऐसा। बी इंटू छोटे लूप का एरिया, ये वाली जो टर्म है ना, ये टर्म, ये है छोटे वाले लूप के एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स, और छोटे वाले लूप में एन डैश नंबर ऑफ टर्न है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अजीब क्यों है? अजीब इसलिए है कि अगर मैं इतना बोल रहा हूं कि छोटे वाले लूप के एक टर्न से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, मान लो ये वैल्यू 1000 है सपोज, मतलब मैं बोल रहा हूं कि छोटे वाले लूप के एक टर्न से 1000 लाइंस पास हो रही है, तो छोटे वाले लूप में अब कितने ही टर्न्स हों, लाइंस तो वही है 1000, फिर भी क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बात फेराडे लॉ में जाके एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि ऐसा क्यों किया करते थे, है ना। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ऐसा करना होता है। तो बी ए और वो कॉस थीटा वाला जो थीटा होता है वो या 0 या 180 कुछ भी मान लो,
क्योंकि बड़े वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और इस छोटे वाले लूप का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो उनके बीच का एंगल 0 या 180 मान के मॉड लगा के लिख दो कि इतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। बढ़े आगे। चलो एक सवाल और करते हैं, फिर काम की बात पे आएंगे, फैराडे लॉ पे आएंगे। फिर एक इनफाइनाइट वायर जिसमें हमने कैपिटल आई करंट फ्लो करवा रखा है और बोर्ड के प्लेन में एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, साइड लेंथ है L, लूप का नाम रख लेते हैं PQRS। नंबर ऑफ टर्न नहीं बता रखे उस लूप में, तो 1 मान के चलेंगे। और ये जो PQ वाली साइड है ना, ये इस इनफाइनाइट वायर से D डिस्टेंस पर है। Find the magnetic flux from the loop PQRS. Find magnetic flux passing through the loop PQRS. करें भाई जल्दी से। खेल का नाम क्या है भाई? हाँ, इंटीग्रेशन वाला गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो कम से कम इन 2 सवालों को देखकर एक बात तो क्लियर होती है कि ईएमएफ चैप्टर के फॉर्मूले यूज तो आएंगे यहां भी, उनसे बच तो नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ईएमएफ बिल्कुल नहीं आता हो और ईएमआई में हम धुरंधर हो जाएं, ये तो नहीं हो सकता। हो गया होगा तो बस बोल देता हूं, ऐसे अपने आप कर लेना। इस इनफाइनाइट वायर से एक्स डिस्टेंस पे जाकर एक डीएक्स विड्थ की लूप के अंदर एक स्ट्रिप बनाएंगे। उस स्ट्रिप के अंदर अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको लिखेंगे बी इंटू स्ट्रिप का एरिया इंटू कॉस थीटा फॉर्मूले से। वहां पर बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा एल डी एक्स, और कॉस थीटा का थीटा 0 या 180 कुछ भी मान के मॉड लगा के लिख दो। इंटीग्रेट करेंगे, एक्स की लिमिट आ जाएगी डी से लेकर डी प्लस एल तक, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं ना, ये तो आदत में है इस तरह की चीजें को। अब आते हैं चैप्टर के मेन पार्ट पर। हेडिंग लिखना फैराडेज लॉ। जैसा चैप्टर का नाम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, है ना। कोई बता सकता है कि क्या मतलब है इस इंडक्शन वर्ड का, इंड्यूस होने का क्या मीनिंग है? सर किसी में कोई चीज डालना जो उसमें पहले ना हो। जनरेट होता वोल्टेज। एक मिनट इधर पॉल कुछ, एक मिनट पॉल कुछ बता रहा है, उसकी बात सुन लेना मुझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा है कि एक चार्ज कंडक्टर का अनचार्ज कंडक्टर के पास आते हैं तो इंडक्शन जनरेट करता है, जैसे कि जिधर भी होगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मतलब पॉल की जो भावना है वो तो सही है, बस पॉल ने एक एग्जांपल देते हुए बताया कि वे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चार्ज को दूर रखते थे, उससे किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाते थे, है ना। तो इंडक्शन का मीनिंग ये है कि किसी बॉडी में कोई इफेक्ट जनरेट करना किसी दूसरे के कारण। मतलब कोई एक बॉडी है, उसके अंदर किसी भी टाइप का, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो चाहे वो यहाँ पर हो, एक इफेक्ट इंड्यूस करवाना मतलब जनरेट करवा देंगे हम दूर से ही। दूर से बोलो या हम बाहर से कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे कोई इफेक्ट जनरेट होगा उसके अंदर। तो हेडिंग लिखें, और हेडिंग लिखने से पहले मैं एक बार कहानी सुना दूं जो इससे रिलेटेड है, छोटी सी। कि ऐसा बोलते हैं कि भाई फैराडे अपने लैब में एक्सपेरिमेंट की कहानियां होती है ना, इनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, हो सकता है सही भी रही हो। वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रखे हुए थे, उनमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। तो एक सर्किट था जिसमें पूरा लूप क्लोज था, उसमें एक अमीटर लगा हुआ था, पर कोई सेल लगा हुआ नहीं था उस लूप के अंदर, क्लोज लूप था अमीटर के साथ। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पर जैसी उसको उम्मीदें थी उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो उसको मिल नहीं पा रहा था, ये हो नहीं पा रहा था एक्सपेरिमेंट। तो गुस्से में आया वो, सुनी हुई कहानी है तो सबकी, है ना। गुस्से में आया उसने, कोई एक गैल्वेनोमीटर या कुछ उठा के फेंका। उसको फेंकते उसने पाया कि वो जो वहां पर क्लोज लूप था विद अमीटर, उसके अंदर अमीटर में डिफ्लेक्शन आया। तो उसने सोचा यार ये क्या हुआ, क्लोज लूप के अंदर अगर डिफ्लेक्शन आया है मतलब करंट फ्लो हुआ होगा।
और करंट फ्लो होने के लिए कोई ना कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, कोई सेल लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई सप्लाई तो देनी पड़ेगी। बिना सेल लगाए, बिना सोर्स के कैसे करंट फ्लो हो गया होगा? वहीं से उसने सोचा कि यार ये जो मैंने थ्रो किया अभी अभी किसी मैग्नेट को या किसी गैल्वेनोमीटर को, मैग्नेट होती है इसके अंदर, उसके कारण कुछ ऐसा हुआ उस लूप के अंदर कि करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट जनरेट हो गया, करंट इंड्यूस हो गया, जो भी कहना चाहो तुम। हेडिंग लिखो। ऐसा नहीं कहानी सुन के हम सवाल करने लग जाएंगे, ये नहीं हो सकता। फेराडेज लॉ हेडिंग लिख लेना, उसमें लिखना फेराडेज फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ लिखो। when magnetic flux when magnetic flux changes with time in a loop, when magnetic flux changes with time in a loop or magnetic lines are cut by a wire। फर्स्ट लॉ में दो बातें एक साथ लिखवाई जा रही है, अगर तुम लिखते टाइम थोड़ा सा भी सोच समझ के लिख रहे हो तो। और मैग्नेटिक लाइंस आर कट बाय ए वायर। देन एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, then an EMF is produced in that loop or that wire, then an EMF is produced in that loop or that wire, full stop. This EMF is called induced EMF. This EMF is called induced EMF, and this phenomena is called electromagnetic induction. This phenomena is called electromagnetic induction. तो फेराडे ने फर्स्ट लॉ में दो बातें बोली है, मैं डायग्राम में बता रहा हूं क्या क्या बातें। एक तो ये बोला कि मान लो कोई लूप है, शेप कैसा भी हो, क्लोज लूप होना चाहिए, और हम इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवाएं, वो भी ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, बट टाइम के साथ वेरी करना चाहिए, या बोलो या एंड बोल देते हैं, साथ साथ एक दूसरे तरह से भी ये ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। मान लो कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग होगा तभी काम चलेगा, है ना। ये वायर को हम मूव करवाते हैं, मान लो किसी सर्टेन स्पीड v से, मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है यहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सपोज डायग्राम में अंदर की तरफ मान लेते हैं। अब एक बार जो मैंने लिखवाया उस स्टेटमेंट को पढ़ो और डायग्राम देखो। फर्स्ट लॉ पढ़ो, दो बातें लिखवाइए कि किसी लूप से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करे, या कोई वायर इस तरह से मूव करे जिससे कि वो मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा हो, ये कट करने वाली फीलिंग भी डेवलप होनी चाहिए। जैसे वायर, मान लो मार्कर है, इस मार्कर को उधर लेके जा रहा हूं और यहां पर मैग्नेटिक लाइंस मैंने ऐसे लगा रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा रखा है। अब ये फील होना चाहिए जब इस वायर को आगे लेके जाएंगे तो ये लाइंस को कट करता हुआ जा रहा है। तो अगर कोई वायर लाइंस को कट करे या किसी लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो, दोनों ही सिचुएशन में उस लूप के अंदर या उस वायर के अंदर, दो डायग्राम है, क्या जनरेट हो जाएगा? ईएमएफ। इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फर्स्ट लॉ में अभी तक ये नहीं बताया गया, जब तक अपन ने पढ़ा यहां तक, कि इसमें ईएमएफ जनरेट होने का क्या कारण था, क्यों डेवलप हुआ, पता नहीं, अभी नहीं पता। वहां पर उस वायर के अक्रॉस ईएमएफ क्यों डेवलप हुआ, अभी तक तो नहीं पता, सोचेंगे उसके बारे में, बात करेंगे आगे चल के। अभी बस इतना सा है कि भाई इन दोनों सिचुएशंस में ऐसा होता है। ईएमएफ का क्या फील आता है तुमको, जैसे जब ये बोला गया कि इस लूप में ईएमएफ डेवलप होगा, क्या चीज है ईएमएफ? पोटेंशियल। इसको सिंपली अगर फील करना है तो ऐसा सोचो कि मान लो अगर मैंने बोला कि इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, मान लो 10 वोल्ट का। ईएमएफ की जो यूनिट है वोल्ट होती है, जैसे सेल होता था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 10 वोल्ट का सेल, 20 वोल्ट का सेल,
तो बिल्कुल इस तरह से फील करो कि एक इमेजिनरी सेल में लेकर आया, इमेजिनरी, और इस लूप में मैंने लगा दिया सपोज इस तरह से 10 वोल्ट का। नोट मत करना, ऐसे बता रहा हूं, असली में लगा हुआ नहीं है। वो जो भी फिनोमिना हुआ उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, 10 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप हुआ मान लो, तो 10 वोल्ट का एक इमेजिनरी सेल लगा देंगे। अब कोई पूछता है कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो ये तो पुरानी बातें हैं। तो सेल लग गया ना, सेल लगना था ईएमआई के अकॉर्डिंग। अब कितना करंट फ्लो होगा उसके लिए बस मुझे ये पता चल जाए कि इस लूप की जो वायरिंग है उसका रेजिस्टेंस कितना है, फिर तो करंट बता देंगे। करंट बता देंगे फिर तो ये भी बता सकते हैं कितनी हीट जनरेट होगी, मतलब दुनिया भर की सारी बातें बता सकते हैं, ये कहना चाहता हूं। ठीक है, सेकंड लॉ लिखते हैं, फिर सवाल करेंगे। हेडिंग लिखना फैराडेज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में फैराडे ने एक फॉर्मूला बताया। फर्स्ट में तो ये बताया कि कब कब ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस होगा। सेकंड में बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सेकंड लॉ में डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, लिखें इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। इसमें ये तो चलो ठीक है, एक मैथमेटिकल टर्म है कि भाई जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने की रेट निकाल लेंगे हम डिफरेंशिएशन से। वो जितना भी आएगा उसको क्या बोल देंगे कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना अमाउंट में जनरेट हुआ, उतना वोल्ट है ना। चाहो तो लिख लो यहाँ पर वोल्ट, ताकि वो दिमाग में रहे कि हाँ भाई ईएमएफ मतलब वो सेल की बात चल रही है। ये माइनस साइन किस बात को बताता है? जिनका पढ़ा हुआ वो तो खैर बता देंगे, पर जिन्होंने कोचिंग नहीं की हो, 12th क्लास का कुछ याद हो, वो बताना चाहते हो। माइनस साइन तुमने तो कोचिंग की है? अच्छा नहीं की, बताओ। बिल्कुल सही है कि माइनस साइन इस बात को बताता है, लिखवा दूंगा अभी, कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा ना, ये अपोज करता है। किसका अपोज? जो भी इसके जनरेट होने का कारण था। क्या कारण तो बताऊंगा डायग्राम में, सारी बातें सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, कि ये ईएमएफ इस तरह से जनरेट होता है जिससे कि ये इसके जनरेट होने का जो भी कारण था उसका अपोज करता है ये, है ना। इसको कैसे देखेंगे समझाऊंगा। एक काम करना, जहां तुमने ये फॉर्मूला लिखा होगा ना, वहां माइनस साइन के वजह से एरो लगाते थे, उसका मीनिंग लिखवा देता हूं। लिखना इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से जनरेट होता है जिससे कि पॉल लिख पाएगा? अच्छा ठीक। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से जनरेट होता है जिससे कि ये इसके जनरेट होने के कारण का अपोज करता है, जिससे कि ये इसके जनरेट होने के कारण का अपोज करता है। जिससे कि ये इसके जनरेट होने के कारण का अपोज करता है। जनरेट तो तूने इंग्लिश में लिखा है शायद, हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी। और ये कौन सी है? सर, अपोज करता है। नहीं, लैंग्वेज का नाम क्या है इसका? बंगाली। अच्छा बंगाली, ओके। चलो भाई, अभी जो मैंने लिखवाया ना अभी कि ये इस तरह से जनरेट होता है जिससे कि इसके जनरेट होने के कारण का अपोज करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा इसको। अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो वापस से वही बात, चैप्टर खराब हो जाएगा। जैसे ईएमएफ के अंदर डायरेक्शन जिसको समझ में नहीं आती उसका चैप्टर खराब मान लो। इतना अच्छा नहीं होता खराब का मतलब, जितना होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो कोई लूप है, ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है सपोज इनवर्ट डायरेक्शन में। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम का फंक्शन है और लगातार ये टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। एक केस लेके समझा रहा हूं, डिक्रीज भी हो सकता था।
तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया अंदर की तरफ, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और लगातार अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब कोई अगर ये पूछे कि यार इस लूप में, एक एक बात, पहली बात, क्या इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? क्यों? फेराडे के लॉ से। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, फेराडे ने जो बोला है उसको मान के चलना है कि हाँ इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, और सिर्फ पास नहीं होना है, टाइम के साथ वेरी करना चाहिए, और टाइम के साथ वेरी कर भी रहा है, इसका मतलब ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितने वोल्ट का होगा, वो तो और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स का फंक्शन क्या है, उसका डिफरेंशिएशन, डी फाई बाई डी की वैल्यू क्या है। ये मान लेते हैं कि जो भी ईएमएफ है वो मान लो 10 वोल्ट का है, एक बार के लिए मान लिया। अब वो इंड्यूस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग में एक इमेजिनरी सेल लगाना चाहता हूं इस लूप के अंदर, तो वो सेल की पोलरिटी किस तरह का करंट फ्लो कराने वाली हो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वही हमको आइडिया लगाना है। उसमें हमारी माइनस साइन का जो मीनिंग था ना, वो हमारी हेल्प करेगा, देखना कैसे। ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगाया और हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम इस लूप में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसका अपोज करना क्या होगा, ये लूप ये चाहेगा कि यार जो तुम कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूं, उसका अपोज करेगा लूप। मैं अंदर की तरफ बी जनरेट कर रहा हूं और बढ़ा रहा हूं उसको, तो लूप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करवाने की कोशिश करेगा। अगर ये लूप चाहता है कि यार बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा दे, लूप जनरेट करवा दे, मैं नहीं करवाऊंगा, लूप करवाएगा। तो लूप में करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए या इसका अपोजिट टाइप से, इसी टाइप से। ऐसे। याद करो पिछले चैप्टर की बात कि अगर लूप में करंट जैसा मैंने दिखा रखा है एंटी क्लॉकवाइज, यस, इस तरह से फ्लो होने लग जाए, तो अपने आप लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब जो इमेजिनरी सेल लगाना है उसकी पोलरिटी ऐसे रखेंगे, यहाँ लिख देता हूं वर्चुअल सेल, है ना, और इसके साइड में लिख देता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका जो ईएमएफ होगा वो हम डी फाई बाई डी टी से देंगे, माइनस नहीं लगाया मैंने क्योंकि मॉड लगा के लिखा हुआ ये मान लो, सिर्फ उसकी वैल्यू को बताना चाह रहा हूं कि डी फाई बाई डी टी अमाउंट में इतने वोल्ट का एक सेल लगाऊंगा इस तरह से। समझ रहे हो बात यहां तक? अच्छा, आप बताना, मान लो फिर से लूप, हमने इस बार मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लगा रखा है जैसा डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है और लगातार, बोलना किसी को नहीं है कम होता जा रहा है, बोलना नहीं है। इसमें हमको आइडिया लगाना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला इमेजिनरी सेल हम लगाएंगे उसकी पोलरिटी को डायग्राम में ही तुमको बताना है। कॉपी में लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, दिमाग लगा के सोच लो कि भाई कैसा रिजल्ट आना चाहिए। तो कितने बच्चों को लगता है कि जो इंड्यूस्ड करंट जिस तरह से यहाँ दिखाया था ना, उस तरह से इंड्यूस्ड करंट जो हम वहां दिखाने वाला हूं वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा? इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज, पॉल और कोई नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो बोलेंगे सही, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है ना। तो सही बात है कि वो जो इंड्यूस करंट या हम वर्चुअल सेल लगाएंगे उसकी टेंडेंसी होगी कि वो लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना चाहता होगा। वापस से वही बातें, हमने बाहर की तरफ, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाया और हम उसको कम कर रहे हैं, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कम करेंगे, लूप इसका अपोज करेगा, वो कहेगा नहीं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, तो लूप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब वो वर्चुअल सेल ऐसे लगाएंगे। ठीक है भाई, तो ये थ्योरी पार्ट था, इसका सवाल कर लेते हैं स्टार्ट। तो बहुत ही सिंपल लेवल से स्टार्ट करेंगे। एक सर्कुलर लूप जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, रेडियस इसकी r, बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है। हमने मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया ऐसे अंदर की तरफ, और वो मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन गिवन है बी नॉट टी स्क्वायर टेस्ला। ये जो लूप की वायरिंग है ना, इसका टोटल रेजिस्टेंस
कैपिटल आर नॉट मानते हुए चल रहा है। बिल्कुल सीक्वेंस से पूछ रहा हूँ, एक एक चीज है ना, मतलब हर पार्ट का आंसर अगले पार्ट में काम आ जाएगा। फाइंड फर्स्ट पार्ट लिखना, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। आंसर लिखते चलो साथ साथ। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। तो फ्लक्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बी ए कॉस थीटा से लिख लेंगे फ्लक्स। हो गया होगा, है ना? तो लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट पार्ट 5 से डिनोट कर रहा हूं फ्लक्स को, हो जाएगा बी, मतलब कि बी नॉट टी स्क्वायर इंटू लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लूप में नंबर ऑफ टर्न्स एन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं समझाऊंगा अभी, है ना? इसी सवाल में समझा दूंगा, पहले एक बार आंसर तक पहुंच जाते। इसमें कोई दिक्कत यहां तक? सेकेंड पार्ट, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। अब तो सिर्फ फॉर्मूला चिपकाना है बस। इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर डी फाइव बाई डी टी या माइनस डी फाइव बाई डी टी मॉड लगा लेना, एक ही बात है। तो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं सिर्फ ईएमएफ लिख रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 2b0 पाई आर स्क्वायर एन इंटू टी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई समझाएगा फ्लक्स में n नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करवाने की आदत क्यों डाली जा रही है? बता बता। एक लूप होगा तो वो वापस करेगा और उसके ऊपर और एक लूप चिपका देगा दो ऊपर। बिल्कुल सही बात है कि हमने क्या करा है, जैसे यहां समझना, हवा में एक तार लेकर आया मैं, उस तार का एक एंड मैंने यहां फिक्स कर दिया। अब उस तार से ये लूप मुझे बनाना है, तो मैंने क्या करा, पहले एक टर्न घुमाया, फिर वहीं से आगे बढ़ा के एक और टर्न, मान लो 3 टर्न लेके समझ लेते हैं, 3 टर्न से एक लूप बना दिया, उसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। अब अगर मैं इसी सवाल की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करवाऊं, तो उसमें जो पहला टर्न था सिर्फ उसको देखो, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कोई डी फाइव बाई डी टी से। वो ईएमएफ मान लो 10 वोल्ट का है, वो टेंडेंसी रखता है सपोज उस लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाने की, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज, तुम्हारी तरफ से जैसे भी दिख रहा हो, इस तरह से करंट फ्लो करवाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, 10 वोल्ट का सेल। अब उस पहले लूप को दिमाग से हटा दो थोड़ी देर के लिए, दूसरा लूप वहां पर, वो भी सेम यही कर रहा है, तीसरा लूप वो भी ये कर रहा है। इसका मतलब पूरा जो वायर है उसमें 3 सेल लगे हुए हैं और तीनों ही सेल ऐसे करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं, तो 10 10 10 30 वोल्ट का सेल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसलिए एन से मल्टीप्लाई पहले से करवाने की आदत डाल ली, और फ्लक्स में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ताकि वो दिक्कत नहीं आएगी आगे। और फ्लक्स में नहीं करना है किसी को मत करो, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम इंड्यूस ईएमएफ लिखोगे तब करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, फाइंड द इंड्यूस करंट। अब जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। फाइंड द इंड्यूस करंट इन द लूप। आ जाएगा आंसर, है ना? इंड्यूस ईएमएफ लिखा हुआ है, उसको लूप के टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट से डिवाइड कर देना, करंट का फंक्शन आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, find the heat produced by the loop, find the heat produced by the loop in initial t naught seconds. Find the heat produced by the loop in initial t naught, small t naught seconds. कर लोगे ये भी? जब करंट का फंक्शन आ गया तो आई स्क्वायर आर से तो पावर आ जाएगी रजिस्टर के अक्रॉस, एक तरह से उसको dt से मल्टीप्लाई करूंगा तो dt टाइम में जितनी हीट डेवलप होगी वो आ जाएगी, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। लिमिट 0 से t नॉट तक, या जब से भी तक पूछेंगे लिमिट चेंज करके बता सकते हैं आराम से हीट को। ठीक है भाई, है ना? बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में। बहुत है आज के लिए इतना।
होमवर्क में ईएमएफ के अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में, हाँ जी बोलो सर एक डाउट है एक मिनट सर, पहले जब होमवर्क अपन ने देखो। ईएमएफ के अंदर लूप में टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था सर, वहां पे भी तो फ्लक्स चेंज होगा, तो सर वहां पे फिर लूप में मतलब वो दिक्कत नहीं करेगा? हाँ तो हाँ ईएमएफ इंड्यूस होता है वहां पर भी, अच्छा सर, वहां तो भी सर फिर वो ईएमएफ जो इंड्यूस अपन होता था। ने टॉर्क डिफाइन किया तो वो चेंज नहीं होगा वहां पे उसकी वजह नहीं से? हम ये मान के चल रहे थे कि हम जो लूप में करंट फ्लो करवा रहे थे ना, उसमें उस करंट को हम यस सर, कांस्टेंट बना के रखते थे किसी भी तरह से। ओके सर। तो हमें सिर्फ 5 पूछे तो सर n से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना? करना है, अगर ये पूछा जाए कि फ्लक्स बताओ, एन से मल्टीप्लाई करके बताना है, ध्यान रखना है ना, अपनी इच्छा अपने हिसाब से नहीं चलना है, ऐसे ही चलना पड़ेगा। फ्लक्स पूछेंगे एन से मल्टीप्लाई करके बताएंगे। होमवर्क में ईएमएफ के अंदर एक्सरसाइज 1 में जो भी बचा हुआ है वो करके आना है। जेई मेन वाला जो है ना, उसमें जेई मेन का मतलब मैग्नेटिक मटेरियल वाला, वो अटेम्प्ट करना है, लेकिन पहले एक बार रिकॉर्डेड से पढ़ना। नहीं आया कल बोला तो चलो आज डलवाते हैं हर हालत में, सर क्या आज होमवर्क पक्का एक डल बार जाएंगे, अभी रिपीट थोड़ी कर देर में हो देंगे? जाएगा। एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग, ये होमवर्क क्या हो गया बता। एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग होमवर्क है, उसमें जितना ही बचा हुआ है अपना वो अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। रिकॉर्डेड जो है ना